हेलो एवरीवन, सो हाय, दिस इज सौरभ रैना। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रीजन बेस्ड क्वेश्चन। इसमें मैंने लास्ट 11 ईयर्स के जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन आए हैं रीजन बेस्ड क्वेश्चन मैंने सारे कवर किए हैं। हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइंस, इसके सारे मैंने पीवाईक्यू रीजन बेस्ड क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं और सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन बोर्ड्स में आने के चांसेस हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, विच इज हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। पहला क्वेश्चन है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। थायनाइल क्लोराइड मेथड इज प्रेफर्ड फॉर प्रिपेयरिंग एल्काइल क्लोराइड फ्रॉम एल्कोहल। याद रखना, अगर आपके पास क्या है, एल्कोहल है और अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो एल्काइल क्लोराइड तो थायनाइल क्लोराइड ही बेस्ट मेथड है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब आप रिएक्ट करते हो थायनाइल क्लोराइड को अल्कोहल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, एल्काइल क्लोराइड तो बनता है बट इसके साथ क्या होता है, दो गैसेस रिलीज होती है। ठीक है, सो इन दिस रिएक्शन अलोंग विद द एल्काइल हैलाइड मतलब एल्काइल क्लोराइड SO2 एंड HCl गैस रिलीज होती है। ये दोनों गैस क्या हो जाती है, एस्केप हो जाती है, चले जाती है। एज ए रिजल्ट आपको मिलता है प्योर RCl और एल्काइल क्लोराइड। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकेंड क्वेश्चन की। सेकेंड क्वेश्चन है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन द ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर। जो पैरा आइसोमर होता है, याद रखना, इसका ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट इसलिए होता है एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड मेटा। जो पैरा है वो ज्यादा क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है। ज्यादा सिमेट्रिकल होने की वजह से वो क्रिस्टल में क्या हो सकता है, बेटर फिट हो सकता है। तो क्रिस्टलाइन लैटिस में ये इजिली अरेंजमेंट शो कर सकता है। एज ए रिजल्ट इट हैज मोर क्लोजली पैक्ड अरेंजमेंट। तो इसके पैक अरेंजमेंट क्या होता है, क्लोजली पैक्ड होता है और इसकी वजह से काफी ज्यादा ये स्टेबल होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट ऑर्थो और मेटा से हायर होता है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। एल्काइल हैलाइड दो पोलर आर इमिसिबल इन वाटर। एल्काइल हैलाइड पोलर होते हैं, इनमें डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है बट स्टिल ये वाटर में डिसॉल्व नहीं करते। तो आंसर है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम द इंटरेक्शन बिटवीन द हेलो एल्केन मॉलिक्यूल। हेलो एल्केन के बीच में क्या होता है, डाइपोल डाइपोल बॉन्ड होता है हेलोजन और कार्बन के बीच में। ठीक है, एंड टू ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल। तो एनर्जी चाहिए, ये वाला बॉन्ड पहले अगर इन दोनों इसको इसमें डिसॉल्व करना है ना, तो पहले आपको ये क्या करना पड़ता है, बॉन्ड ब्रेक करना पड़ता है। बट प्रॉब्लम क्या है, ये जो बॉन्ड की एनर्जी काफी ज्यादा क्या है, हाई है एज कंपेयर टू द एनर्जी रिलीज बाय वाटर हैलाइड इंटरेक्शन। जब अल्काइल हैलाइड और वाटर की इंटरेक्शन होती है तो इसमें क्या होता है, कम एनर्जी रिलीज होती है बट ये ब्रेक करने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए। सो दैट्स व्हाई ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाते और ये अल्काइल हैलाइड वाटर में डिसॉल्व नहीं हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन व्हाई द डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। तो क्लोरोबेंजीन की डाइपोल मोमेंट कम होती है साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड से। याद रखना, डाइपोल मोमेंट किसके इक्वल होता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। सबसे पहले चार्ज की बात करेंगे। डाइपोल का क्या चार्ज है, जैसे यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव चार्ज है। क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो डेल्टा नेगेटिव, कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव होगा। अगर हम क्लोरोबेंजीन की बात करें, कार्बन यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज होता है क्योंकि डबल बॉन्ड है। s कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचता है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज को कम करता है। एज ए रिजल्ट जो ये हमारा चार्ज होता है वो कम हो जाता है और पोलैरिटी भी कम होती है। वेराज अगर हम साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड की बात करेंगे, यहाँ पे जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज है, इसका s कैरेक्टर लेस है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो एज ए रिजल्ट इसका चार्ज ज्यादा होता है। नेक्स्ट है, अगर हम बात करें ना क्लोरोबेंजीन की, इसमें क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये रेजोनेंस शो करता है और रेजोनेंस से इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है और पार्शियल डबल बॉन्ड होने की वजह से याद रखना बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, स्मॉल हो जाती है। तो एज ए रिजल्ट जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है और बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाता है और इसका ओवरऑल डाइपोल कम हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है, गिव रीजन एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन द टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, याद रखना एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड स्ट्रेट चेन होता है, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड जो होता है इसमें क्या होता है, ब्रांचिंग होता है। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होता है वैसे वैसे क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का सरफेस एरिया कम होगा और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी डिक्रीज होता है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होने से बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, वाई इज प्लस एंड माइनस ब्यूटेन टू ऑल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। याद रखना प्लस एंड माइनस क्या होता है, रेसिमिक मिक्सचर होती है। इसमें क्या होता है, दो एनेंटियोमर प्रेजेंट होते हैं ब्यूटेन टू
ऑल के दो फॉर्म प्रेजेंट होते हैं, एक प्लस एंड नेगेटिव। और याद रखना एक होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एक लीवो रोटेटरी, जो दोनों हैं वो इक्वल अमाउंट में लाइट को रोटेट करते हैं इन अपोजिट डायरेक्शन। एज ए रिजल्ट ओवरऑल ये क्या कर देंगे, ऑप्टिकल रोटेशन कैंसिल कर देंगे ईच अदर की, और ये कंपाउंड हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है अकाउंट फॉर द फॉलोइंग ग्रिग्नॉर रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। मतलब ग्रिग्नॉर रिएजेंट जब बनाएंगे हम तब बिल्कुल भी वाटर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए अगर वाटर प्रेजेंट है तो ग्रिग्नॉर रिएजेंट रेडिली डिकम्पोज बाय वाटर, वो वाटर में डिकम्पोज हो जाता है और एल्केन बनाता है। ग्रिग्नॉर रिएजेंट हमारे पास है RMgX, R पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है, वाटर H2O, वाटर पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, तो R क्या करता है हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर देता है, RH एल्केन बनाता है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, ये डिकम्पोज होता है, तो इसे हम बनाते हैं एनहाइड्रस कंडीशन में। 8th क्वेश्चन है गिव रीजन SN1 रिएक्शन आर accompanied by racemization in optically active alkyl halide। SN1 रिएक्शन में हमारा क्या बनता है, रेसिमिक मिक्सचर बनता है जब ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड हो। ऐसा इसलिए होता है, याद रखना जो SN1 है वो 2 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में क्या होता है, ये कार्बोकेटाइन बनाता है, ठीक है। तो कार्बोकेटाइन आर इंटरमीडिएट इन SN1 रिएक्शन, कार्बोकेटाइन बन गया, और याद रखना वो होता है sp2 हाइब्रिडाइज आर प्लेनर स्पीशीज। एग्जांपल ये हमारे पास है, सपोज ये कार्बोकेटाइन है, यहाँ CH3 C2H5 C3H7, ठीक है, ये प्लेनर स्पीशीज है। और न्यूक्लियोफाइल क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है फ्रॉम फ्रंट और रियर, यहाँ से भी अटैक कर सकते हैं, यहाँ से भी अटैक कर सकता है। और अगर इसने सपोज 50% यहाँ से अटैक किया, 50% यहाँ से अटैक किया, तो हमारे 2 कंपाउंड बन जाएंगे, एनेंशियोमर बन जाएंगे, और ओवरऑल हमारा बन जाएगा रेसिमिक मिक्सचर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है गिव रीजन द प्रेजेंस ऑफ NO2 ग्रुप एट ऑर्थोपैरा पोजीशन इंक्रीजेस द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएरीन टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सपोज आपके पास NO2 ग्रुप है, ऑर्थोपैरा पोजीशन पे कहीं पे भी हो सकता है, मैंने पैरा पे बनाया, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो याद रखना NO2 इज ए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इस एज ए रिजल्ट क्या कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन को इस तरफ खींच सकता है, ये कार्बन और क्लोरीन के बॉन्ड को क्या कर सकते हो आप, इजीली ब्रेक कर सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। सो इट फैसिलिटेट द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन हेरोरीन, तो इजीली ये बॉन्ड ब्रेक होने पे हेलोएरीन पे क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, और जो कार्बोनाइन जो फॉर्म होगा वो स्टेबलाइज हो जाएगा बाय रेजोनेंस। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। गिव रीजन क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन क्लोज डार्क वाटर। जो क्लोरोफॉर्म है उसे क्लोज डार्क बॉटल में स्टोर करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि उसकी ऑक्सीडेशन ना हो। अगर वो एयर और सनलाइट पे एक्सपोज हो जाता है तो क्या बनाता है, ये फॉस्जीन बनाता है विच इज ए पॉइजनस गैस। तो क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीजन के साथ जब वो रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट फॉर्म COCl2 विच इज फॉस्जीन एंड इट इज ए पॉइजनस गैस। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 है गिव रीजन इथाइल आयोडाइड अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर देन द इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, याद रखना जो इथाइल आयोडाइड होता है, इसमें क्या होता है, आयोडाइड होता है वो एक बेटर लिविंग ग्रुप है, मतलब ये जो आयोडीन का बॉन्ड है वो इजीली ब्रेक हो सकता है क्योंकि इसका बड़ा साइज है। बड़ा साइज होने की वजह से याद रखना ये जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, वीक होता है, तो ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है एज कंपेयर टू बॉन्ड ऑफ द ब्रोमीन। सो इट इज ए बेटर लिविंग ग्रुप बिकॉज इट हैज लार्जर साइज देन द ब्रोमाइड आयन। ठीक है, तो इजीली ये बॉन्ड ब्रेक होकर न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर सकता है। 12th क्वेश्चन है गिव रीजन ऑल्दो क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, येट इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो नॉर्मली क्या जो क्लोरीन है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है, बट स्टिल इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक करता है ऑर्थो पैरा पोजीशन में। ये इसलिए होता है ड्यू टू रेजोनेंस। एक तरफ ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा होता है, बट दूसरी तरफ क्या करता है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो रेजोनेंस कर रहा होता है। ड्यू टू रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज इन द ऑर्थोपैरा, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मूव करते हैं ऑर्थोपैरा पोजीशन पे। एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रोफाइल कैन अटैक एट ऑर्थोपैरा पोजीशन। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाई हेलोएरीन्स आर नॉट रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, गिव 2 रीजन। अब जो हेलोएरीन्स है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करते। पहला रीजन है रेजोनेंस इफेक्ट। सपोज हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, अगर कार्बन और क्लोरीन के बॉन्ड की बात की जाए तो इसमें क्या होता है, रेजोनेंस होता है, क्योंकि क्लोरीन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। रेजोनेंस की वजह से इसमें क्या आता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है।
पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आने की वजह से जो बॉन्ड है काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है और जो बॉन्ड क्लीवेज होता है हेलो एरीन्स में वो डिफिकल्ट हो जाता है, तो बॉन्ड ब्रेक करना डिफिकल्ट होता है। एज ए रिजल्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी डिफिकल्ट हो जाता है। सेकेंड रीजन है हेलो एरीन्स में जो हेलोजन है ना वो जिस कार्बन के साथ अटैच है वो sp2 हाइब्रिडाइज है, तो इसमें s करेक्टर ज्यादा होने की वजह से क्या होता है जो बॉन्ड लेंथ है वो शॉर्टर हो जाती है और जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होती है, तो बॉन्ड ब्रेक करना डिफिकल्ट होता है। सो एज ए रिजल्ट जो हेलो एरीन्स हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करते। नेक्स्ट हम बात करेंगे अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर चैप्टर की। इसके हम रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले गिव रीजन व्हाई फिनोल इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल। आफ्टर लूजिंग ए प्रोटॉन, जब फिनोल में से आप प्रोटॉन लूज कर दो तो ये बना देता फिनॉक्साइड आयन, और अगर आप इथेनॉल से प्रोटॉन लूज कर दो तो बनाता है इथॉक्साइड आयन। जो फिनॉक्साइड आयन है याद रखना ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो सकता है, इसमें क्या कर सकता है इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग के अंदर मूव करेगा प्लस आर इफेक्ट की वजह से। वेरएस इथॉक्साइड है इसमें कोई रेजोनेंस नहीं होता, तो रेजोनेंस होने की वजह से जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा जाएगा और ज़्यादा H+ रिलीज होगा। सो दैट्स वाई फिनोल इज मोर एसिडिक। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज मोर एसिडिक देन द ऑर्थोमिथॉक्सीफिनोल, एक्सप्लेन व्हाई। अब ये जो नाइट्रोफिनोल होता है याद रखना NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, OCH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। सो एज ए रिजल्ट क्या होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से ये क्या करता है इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स OH की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करता है डिक्रीज करता है। एज ए रिजल्ट H+ इजिली रिमूव कर सकता है, बट ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे सेंड करता है, ये जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गर होता है और H+ रिमूव करना डिफिकल्ट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड है अकाउंट फॉर फॉलोइंग ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर स्टीम वोलेटाइल देन द पैरानाइट्रोफिनॉल। ठीक है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो है वो ज्यादा वोलेटाइल है, मतलब वो इजिली वेपर्स बना सकता है एज कंपेयर टू पैरानाइट्रोफिनॉल। अगर हम ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की बात करेंगे ये क्या बनाता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मॉलिक्यूल के अंदर ही क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, तो इसके सारे मॉलिक्यूल्स क्या रहते हैं सेपरेट रहते हैं, इजिली वो क्या बना सकते हैं वेपर्स। वेयर एज पैरानाइट्रोफिनॉल हैज इंटरमोलिकुलर, इसके बीच में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। सो एज ए रिजल्ट अगर आप इसको बॉयल करना चाहते हो तो आपको पहले बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा तभी ये बॉयल होगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। गिव रीजन व्हाई टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, सपोज टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड है, ऑन हीटिंग विद सोडियम मिथॉक्साइड गिव 2-मिथाइल प्रोपीन। 2-मिथाइल प्रोपीन बनता है इंस्टेड ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। नॉर्मली विलियमसन सिंथेसिस में क्या बनता है आपका ईथर बनता है, ठीक है, बट अगर आपने क्या लिया है एल्काइल हैलाइड टर्शियरी ले लिया है, सपोज न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैच करना चाहता है कार्बन पे, बट आपने टर्शियरी एल्काइल हैलाइड ले लिया तो क्या होता है इसमें काफी ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होती है, तो ये O नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे जुड़ नहीं पाता है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है CH3O नेगेटिव यहाँ पे बेस की तरह काम करता है, ठीक है, तो वो क्या करता है यहाँ कार्बन पे तो जुड़ नहीं सकता बट साथ वाले कार्बन से हाइड्रोजन वो रिमूव कर लेता है, ठीक है, तो हमारा बन जाता है CH3OH, यहाँ से हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होते हैं, यहाँ से Cl को रिमूव कर देता है और हमारा बना देता है एल्कीन, ठीक है, तो ये बेस की तरह काम करता है और ये एलिमिनेशन करता है जब आपके पास क्या है सेकेंडरी या टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। अगर प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होता तो आपका ईथर बनता। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है गिव रीजन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज हायर इन कंपैरिजन टू मिथॉक्सीमीथेन। ठीक है, जो इथेनॉल है उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई इसलिए होता है क्योंकि इथेनॉल एक अल्कोहल है और वो बना सकता है स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, तो वो खुद के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, सो एज ए रिजल्ट इसका बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है। वेयरएज मिथॉक्सीमीथेन एक ईथर है और वो खुद के साथ बना सकता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन वीक होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इसका क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट लेस होता है। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे ईथर दिया हुआ है, एक तरफ इसमें टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है, एक तरफ मिथाइल है, ऑन रिएक्शन विद HI गिव्स CH3OH एंड टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड, ये मिल रहा है मेन प्रोडक्ट, नॉट CH3COH, नॉट टर्शियरी अल्कोहल एंड CH3I। ठीक है, तो याद रखना कि जब भी आपको क्या दिया हुआ है ईथर दिया हुआ है, ठीक है, और अगर उसमें से एक ग्रुप क्या है एल्काइल ग्रुप टर्शियरी है, अगर एक भी एल्काइल ग्रुप टर्शियरी है तो उसमें क्या होती है SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म हमें पता है 2 स्टेप में होता है, इसमें क्या बनता है कार्बोकेटाइन बनता है, और क्योंकि टर्शियरी कार्बोकेटाइन स्टेबल है इसको हम स्टेप्स में देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा जो H+ है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा,
ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट, तो हमारा CH3OH रिलीज हो जाएगा, हमारा बनेगा कार्बोकेटाइन स्टेप नंबर 1 में। ठीक है, तो अगर टर्शरी आपका एक भी ग्रुप है तो कार्बोकेटाइन बनेगा टर्शरी, उसके ऊपर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, और न्यूक्लियोफाइल के अटैक से हमारा बनेगा टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड। ठीक है, तो इसमें हमारा बनेगा टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड और साथ में मिथेनॉल विल बी फॉर्म्ड। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है लोअर एल्कोहल आर वाटर सॉल्युबल वेयर एज हायर एल्कोहल आर वाटर इनसॉल्युबल। ठीक है, याद रखना जो लोअर साइज वाले एल्कोहल होते हैं जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कम होते हैं वो वाटर सॉल्युबल इसलिए होते हैं क्योंकि वो इजीली वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। बट जैसे अगर आपने नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज कर दिए तो उन्हें बोलते हैं हायर एल्कोहल, और उसमें क्या होता है, लार्जर हाइड्रोकार्बन पार्ट। ये हाइड्रोकार्बन पार्ट क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक होने की वजह से इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, इनएफिशिएंट होती है, तो इजीली हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाते हैं हायर एल्कोहल और वो इनसॉल्युबल हो जाते हैं। 8th क्वेश्चन की बात करेंगे, Why do phenol do not give protonation reaction easily? जो एल्कोहल होते हैं उसमें जो ऑक्सीजन होता है वो इजीली H+ एक्सेप्ट कर सकता है, बट जो फिनॉल का ऑक्सीजन है वो H+ एक्सेप्ट नहीं करता, मतलब वो प्रोटोनेशन नहीं शो करता है। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द ऑक्सीजन एटम आर डीलोकलाइज्ड। तो फिनॉल का जो ऑक्सीजन होता है इसके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करते हैं, बेंजीन रिंग में मूव करते हैं, वो डीलोकलाइज हो जाते हैं, तो वो इजीली अवेलेबल नहीं होते प्रोटोनेशन के, तो प्रोटॉन इजीली इस ऑक्सीजन पे अटैच नहीं कर पाता है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। आउट ऑफ 2 क्लोरो इथेनॉल एंड इथेनॉल विच इज मोर एसिडिक एंड वाई। तो याद रखना 2 क्लोरो इथेनॉल ज्यादा एसिडिक होता है, ये इसलिए होता है बिकॉज ऑफ -I इफेक्ट ऑफ क्लोरीन एटम। तो इसमें क्लोरीन अटैच होता है 2 क्लोरो इथेनॉल में, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचता है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द OH डिक्रीज होती है और एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज, तो ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो सकता है। सो दैट्स व्हाई 2 क्लोरो इथेनॉल बिकॉज ऑफ -I इफेक्ट ज्यादा एसिडिक होता है इथेनॉल से। क्वेश्चन नंबर 10 है द COH बॉन्ड इन एल्कोहल इज स्लाइटली लेस देन द टेट्राहेड्रल एंगल ऑफ 109.5 डिग्री। ठीक है, तो याद रखना जो एंगल होता है एल्कोहल में COH का वो कम इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो रिपल्शन कॉज करते हैं। तो ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो रिपल्शन होने की वजह से याद रखना ये बॉन्ड एंगल स्मॉलर हो जाता है एज कंपेयर टू टेट्राहेड्रल एंगल। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की। इन कोल्ब्स रिएक्शन इंस्टेड ऑफ फिनॉल फिनॉक्साइड इज ट्रीटेड विद CO2 एंड Y। ठीक है, तो कोल्ब्स रिएक्शन में फिनॉल की जगह हम फिनॉक्साइड के साथ CO2 की रिएक्शन करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं, सबसे पहले हम NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं फिनॉल को, हमारा बनता है सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, जो सोडियम फिनॉक्साइड है याद रखना वो ज्यादा रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन देन फिनॉल। तो इसमें जो ऑक्सीजन पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करते हैं ऑर्थो पैरा पोजीशन पे एज कंपेयर टू द फिनॉल। सो एज ए रिजल्ट जो CO2 होता है ना वो वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है, और इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, तो वो इजीली क्या कर सकता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर सकता है फिनॉक्साइड एज कंपेयर टू द फिनॉल। क्वेश्चन नंबर 12 है अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग ऑफ एल्काइल ग्रुप। तो जैसे जैसे एल्कोहल में ब्रांचिंग इंक्रीज होती है उसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल डिक्रीज विद इंक्रीजिंग ब्रांचिंग ऑफ एल्काइल ग्रुप ड्यू टू डिक्रीज इन सरफेस एरिया। जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होती है ना, सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट भी डिक्रीज होता है, और जब डिक्रीज होता है ना सरफेस एरिया तो उनमें जो वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी क्या होती है, डिक्रीज होती है, और वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होता है, तो ब्रांचिंग से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रीजनिंग क्वेश्चंस ऑफ एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। पहला क्वेश्चन है हमारा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, गिव रीजन व्हाई एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक जब भी न्यूक्लियोफाइल होता है तो एल्डिहाइड ज्यादा जल्दी रिएक्शन शो करते हैं एज कंपेयर टू कीटोन। ठीक है, सबसे पहले देयर आर 2 बल्की एल्काइल ग्रुप इज प्रेजेंट इन कीटोन विच हिंडर अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो सपोज न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है, यहाँ पे 2 R ग्रुप है, यहाँ पे 1 R ग्रुप है, तो यहाँ पे अटैक करना एल्डिहाइड में ईजी होगा, यहाँ पे क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस। एल्काइल ग्रुप जो होता है इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप होता है, न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करेगा। नेक्स्ट, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इन कीटोन। कीटोन में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, तो ओवरऑल क्या होता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होता है, यहाँ पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होने की वजह से जो न्यूक्लियोफाइल है वो एल्डिहाइड पे अटैक करता है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की,
गिव रीजन pH of reaction should be carefully controlled while preparing ammonia derivative of carbonyl compound. ठीक है, आप अमोनिया डेरिवेटिव बना सकते हो कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ, ठीक है, तो उसमें हमें पीएच को कंट्रोल करना चाहिए। सपोज पीएच काफी ज्यादा एसिडिक है, मतलब पीएच कम है, तो H प्लस की काफी ज्यादा कंसंट्रेशन है, सो एज ए रिजल्ट क्या होता है, अमोनिया डेरिवेटिव रिएक्ट करेंगे H प्लस के साथ। अमोनिया डेरिवेटिव में क्या होता है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो H प्लस एक्सेप्ट कर सकते हैं। और अगर सोल्यूशन ज्यादा बेसिक हो गया, तो क्योंकि आप कार्बोनाइल कंपाउंड्स ले रहे हैं, तो कार्बोनाइल जो ग्रुप है उस पे क्या करेगा, OH नेगेटिव अटैक करेगा, सो दैट्स वाई आपको पीएच कंट्रोल करना पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन है, देयर आर 2 NH2 ग्रुप इन सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड को देखेंगे, ये होता है NH2 NHCO NH2, दो NH2 ग्रुप है, हाउएवर ओनली वन इज इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ सेमी कार्बाजोन। तो क्या सेमी कार्बाजोन बनाने में सिर्फ एक ही इन्वॉल्व होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सेमी कार्बाजाइड रेजोनेंस शो कर सकता है, ठीक है। एक जो NH2 है इसके साथ CO ग्रुप है, और यहाँ पे जो NH2 है इसके साथ कुछ नहीं है, ठीक है। तो जो NH2 है इसके साथ CO है, ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो ये वाला NH2 क्या कर सकता है, रेजोनेंस कर सकता है, ठीक है। अब क्या होता है, जो नाइट्रोजन है ना, दोनों के नाइट्रोजन, उन्हें क्या करना है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करना है कार्बोनाइल कार्बन पे, ठीक है। तो इनके पास इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बट यहाँ पे रेजोनेंस करने की वजह से इट डज नॉट एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो चुकी है नाइट्रोजन पे, तो ये कार्बोनाइल कंपाउंड के कार्बन पे अटैक नहीं कर पाएगा, ये वाला कार्बन नाइट्रोजन। बट ये वाला जो नाइट्रोजन है इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, हाई है, क्योंकि इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, सो इट विल डू न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कार्बोनाइल ग्रुप, और ये फॉर्म करेगा सेमी कार्बाजोन। तो ये NH2 करेगा और ये वाला NH2 नहीं करेगा। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट गिव रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप जो है उसमें इजीली न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, बट कार्बोक्सिलिक एसिड में ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों है? ड्यू टू लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन एटम अटैच टू हाइड्रोजन एटम इन COH ग्रुप आर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। तो क्या होता है, यहाँ पे जो OH का ऑक्सीजन है, ठीक है, ये क्या कर सकता है, इस ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस कर सकता है, ठीक है। और रेजोनेंस करने की वजह से याद रखना, इस कार्बन पे जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव करते हैं, तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, कम होता है, सो इट मेक्स द कार्बन लेस इलेक्ट्रोफिलिक। तो ये कार्बन क्या होता है, लेस इलेक्ट्रोफिलिक, बिकॉज इलेक्ट्रॉन की फ्लो की वजह से पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक नहीं करेगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, गिव रीजन व्हाई ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड इज ईजियर देन द कीटोन। अब एल्डिहाइड में क्या होता है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन होता है, तो ये वाला जो बॉन्ड है वो इजीली ब्रेक करके आप इसको ऑक्सीडाइज कर सकते हो। सो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड इन्वॉल्व क्लीवेज ऑफ CH बॉन्ड, ये बॉन्ड ब्रेक करके इजीली ऑक्सीडेशन कर सकते हो। बट अगर आपको कीटोन में ऑक्सीडेशन करना है, तो आपको कार्बन कार्बन के बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे, जो होते हैं काफी डिफिकल्ट, ठीक है। सो दैट्स वाई जो एल्डिहाइड है वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं एज कंपेयर टू कीटोन। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट रीजन व्हाई बेंजोइक एसिड डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, ठीक है। तो बेंजोइक एसिड ये रिएक्शन शो नहीं करते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके पास क्या होता है, COH ग्रुप, और ये ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो बेंजोइक एसिड में COH ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये शो करता है हमारा -R इफेक्ट। एज ए रिजल्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, बेंजीन रिंग पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। हेंस द कार्बोक्सिलिक ग्रुप डीएक्टिवेट बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग में पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इस पे इजीली अटैक नहीं कर पाता है, और फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस ये शो नहीं करेगा। 7th क्वेश्चन है, बेंजल्डिहाइड इज लेस रिएक्टिव देन प्रोपेनल इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो बेंजल्डिहाइड लेस रिएक्टिव है प्रोपेनल से इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये ऐसा इसलिए होता है, याद रखना, जो कार्बोनाइल कार्बन होता है उस पे क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, ठीक है। वेयर एज बेंजल्डिहाइड में क्या होता है, ये जो कार्बन है वो शो करता है रेजोनेंस। वो क्या कर सकता है, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेता है, इसमें रेजोनेंस होती है। रेजोनेंस की वजह से जो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होता है, कम हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है रेजोनेंस से। सो इन बेंजल्डिहाइड द पोलैरिटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन डिक्रीजेस ड्यू टू रेजोनेंस। तो पोलैरिटी डिक्रीज हो रही है और कार्बन बन रहा है लेस इलेक्ट्रोफिलिक। तो कार्बन में पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है एज कंपेयर टू प्रोपेनल। प्रोपेनल में ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा एज कंपेयर टू
बेंजल्डिहाइड। सो प्रोपेनॉल इजिली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेगा। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है गिव रीजन व्हाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन बेंजोइक एसिड टेक प्लेस एट द मेटा पोजीशन। जो इलेक्ट्रोफाइल है वो मेटा पोजीशन पे क्यों अटैक करता है इन बेंजोइक एसिड। याद रखना बेंजोइक एसिड में क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, COH ग्रुप होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, इट डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ये क्या शो करता है, -R इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ विड्रॉ करता है, तो बेंजीन रिंग पे ऑर्थो पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। सो एज ए रिजल्ट जो इलेक्ट्रोफाइल है वो सिर्फ कहां पे अटैक कर सकता है, मेटा पोजीशन पे, क्योंकि ऑर्थो पैरा से उसको रिपल्शन मिलेगा, ठीक है। 9th क्वेश्चन है 4-नाइट्रोबेंजोइक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन द बेंजोइक एसिड, ठीक है। अब नाइट्रोबेंजोइक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड इसलिए होगा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या है, हमारा NO2 ग्रुप अटैच है। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने से यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी और H+ इजिली रिलीज हो जाएगा। सो इट इंक्रीजिंग एसिडिटी ऑफ बेंजोइक एसिड by removing electron density from the carboxylate anion। so suppose इसने H+ रिमूव कर दिया, तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है इसको अपनी तरफ विड्रॉ करके जो कार्बोक्सिलेट एनायन है इसे स्टेबलाइज हो जाता है, क्योंकि ये इसका चार्ज अपनी तरफ खींचता है। जितना ज़्यादा स्टेबल होगा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 है गिव रीजन व्हाई कार्बोक्सिलिक एसिड हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एल्डिहाइड, कीटोन एंड अल्कोहल ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। याद रखना अल्कोहल में तो क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, एल्डिहाइड कीटोन में डाइपोल डाइपोल बॉन्ड होता है, बट स्टिल कार्बोक्सिलिक एसिड का हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि इसमें होती है एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और दे वेपर फेस में भी क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, और वो डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब वेपर में भी दो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं, तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड का हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है वाई फिनॉल इज लेस एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में से आपने हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो आपका बनता है कार्बोक्सिलेट एनायन, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो नेगेटिव चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ओवर 2 ऑक्सीजन एटम, और 2 ऑक्सीजन एटम क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव। फिनॉक्साइड में क्या होता है, जो नेगेटिव चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, अगर आप देखोगे जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन और कार्बन पे मूव कर रहा है, बट कार्बन जो होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होते, ऑक्सीजन ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2, तो एज ए रिजल्ट क्या होता है, यहाँ पे रेजोनेंस चाहे ज्यादा हो फिनॉक्साइड पे, बट कार्बोक्सिलेट एनायन में क्योंकि 2 ऑक्सीजन है तो ये ज्यादा स्टेबल होता है। ज्यादा स्टेबल होने की वजह से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और ये ज्यादा एसिडिक होगा एज कंपेयर टू फिनॉल। क्वेश्चन नंबर 12 है एक्सप्लेन व्हाई सोडियम बाइसल्फाइड इज यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो सोडियम बाइसल्फाइड से हम एल्डिहाइड और कीटोन प्यूरिफाई कर सकते हैं। सपोज हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन है, ये कार्बोनाइल ग्रुप दिया हुआ है, रिप्रेजेंट कर रहा है एल्डिहाइड और कीटोन को, ये इम्प्योर है। हमने सोडियम बाइसल्फाइड के साथ इसे रिएक्ट किया, हमारा बनेगा बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। अब ये जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, क्रिस्टलाइन होता है। द बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट इज वाटर सॉल्युबल। अब ये जो प्रोडक्ट है ना वाटर सॉल्युबल होगा, एज ए रिजल्ट जो इंप्योरिटीज होंगी वो सॉलिड होंगी, उसे हम रिमूव कर सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, इसे कन्वर्ट बैक कर सकते हैं टू द ओरिजिनल कार्बोनाइल कंपाउंड। इसे हम वापस इस कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं जब हम इसे ट्रीट करेंगे विद डाइल्यूट मिनरल एसिड, या तो मिनरल एसिड या तो मिनरल अल्कली के साथ इसे हम ट्रीट करके वापस हम कार्बोनाइल कंपाउंड बना सकते हैं। एज ए रिजल्ट ये यूजफुल होता है फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। नेक्स्ट हम बात करेंगे अमाइंस के रीजनिंग क्वेश्चंस। सबसे पहले हमें दिया हुआ है अकाउंट फॉर द फॉलोइंग इथाइल अमाइन इज सॉल्युबल इन वाटर वेयरएज एनिलीन इज नॉट। ठीक है, जो इथाइल अमाइन है वो याद रखना वाटर के साथ वो इजीली क्या बना सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, तो वो वाटर में सॉल्युबल है। वेयरएज जो एनिलीन है, ठीक है, एनिलीन में क्या होता है हमारा एक वो हाइड्रोजन बॉन्ड इसलिए नहीं बनाता क्योंकि उसके पास होता है हाइड्रोफोबिक ग्रुप, तो इसके पास एक लार्ज हाइड्रोफोबिक ग्रुप होता है जो बेंजीन होता है, उसकी वजह से वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता और इट इज इनसॉल्युबल। सेकंड क्वेश्चन है एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। जो एनिलीन है, ठीक है, वो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता। याद रखना ये होती है हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब एनिलीन में क्या होता है, नाइट्रोजन में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में हमारा जो कैटलिस्ट होता है वो होता है AlCl3। तो ये है हमारा लुईस एसिड कैटलिस्ट।
सो एज ए रिजल्ट क्या होता है, जो नाइट्रोजन है ना, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन AlCl3 को डोनेट कर देता है, तो एक सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन होने से सॉल्ट फॉर्मेशन, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है। सो पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन इज स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने लग जाता है। बेंजीन रिंग पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, वो डीएक्टिवेटेड हो जाता है, मतलब बेंजीन रिंग में पॉजिटिव चार्ज आने से जो इलेक्ट्रोफाइल है वो बेंजीन रिंग पे अटैक नहीं करेगा। सो दैट्स व्हाई एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3, गिव रीजन व्हाई एलिफेटिक अमाइंस आर स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया। ठीक है, याद रखना जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे होता है उतना ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप, तो अगर हम बात करें एलिफेटिक अमाइन में आर ग्रुप होता है, एल्काइल ग्रुप ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो वो क्या करेगा, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा एज कंपेयर टू अमोनिया। सो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कैन बी इजिली डोनेटेड, तो जो एलिफेटिक अमाइंस है इसमें ज्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो इसकी वजह से ये इजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो दैट्स व्हाई एलिफेटिक अमाइंस आर स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक अमाइन टेक प्लेस मोर रेडिली देन बेंजीन। ठीक है, अगर हमारे पास एरोमेटिक अमाइन है, सपोज एनिलीन है, तो इसमें क्या होता है, जो NH2 ग्रुप होता है बेंजीन के साथ, वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग, इसे बोलते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप। सो वो क्या करता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है ऑर्थो पैरा पोजीशन पे। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने की वजह से जो हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, वो इजिली अटैक कर सकता है। सो दैट्स वाई जो एरोमेटिक अमाइन है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फास्टर शो कर सकते हैं एज कंपेयर टू बेंजीन। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, गिव रीजन व्हाई इथेन अमाइड इज वीकर बेस देन द इथेन अमाइन। ठीक है, अब ये जो अमाइड होता है इसमें क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन इन्वॉल्व इन रेजोनेंस विद द कार्बोनाइल ग्रुप। तो अमाइड में CH3CO NH2 में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होते हैं, तो यहाँ पे क्या होती है, रेजोनेंस होती है। रेजोनेंस की वजह से जो नाइट्रोजन पे जो इलेक्ट्रॉन है इट इज नॉट इजिली अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन, तो वो इजिली H+ एक्सेप्ट नहीं कर पाते क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रेजोनेंस कर रहे हैं। सो दैट्स वाई जो इथेन अमाइन होता है, जो इथेन अमाइन है वो ज्यादा क्या होता है, बेसिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव रीजन इट इज डिफिकल्ट टू प्रिपेयर प्योर अमाइंस बाय अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। अगर आप अमोनोलिसिस करो एल्काइल हैलाइड की, सपोज आपके पास एल्काइल हैलाइड है, तो आपका बनता है प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन एंड क्वाटरनरी सॉल्ट। ठीक है, तो इन सब का क्या बन जाता है, मिक्सचर बन जाता है, एंड द सेपरेशन ऑफ दीज अमाइंस आर डिफिकल्ट। तो इस मिक्सचर का सेपरेशन क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। सो दैट्स व्हाई आप प्योर अमाइंस अमोनोलिसिस से नहीं बना सकते हो। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, गिव रीजन व्हाई CH3NH2 इज मोर बेसिक देन द C6H5NH2। ठीक है, तो मीथेन अमाइन ज्यादा बेसिक क्यों है एनिलीन से। तो अगेन एनिलीन में क्या होता है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या शो कर सकते हैं, रेजोनेंस शो कर सकते हैं। एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, और ये इजिली प्रोटोनेशन शो नहीं करेगा। वेरस अगर हम मीथेन अमाइन की करेंगे तो इसमें नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे। 8th क्वेश्चन है, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस कैनॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। ठीक है, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में क्या होता है, हमारा एक स्टेप आता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन स्टेप। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो नाइट्रोजन है वो इसके कार्बन पे अटैक करता है अल्काइल हैलाइड के। बट अगर आपने क्या लिया, हेलोएरिन और एराइल हैलाइड लिया हुआ है, वो स्टेप नहीं हो पाता क्योंकि इसमें क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रेजोनेंस कॉज करते हैं। सो CX बॉन्ड इन हेलोएरिन इज डिफिकल्ट टू ब्रेक बिकॉज ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। तो हेलोएरिन में पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है रेजोनेंस की वजह से, ये बॉन्ड ब्रेक करना डिफिकल्ट है। एराइल हैलाइड डज नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और हम एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन इससे नहीं बना पाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है, गिव रीजन व्हाई एसिटाइलेशन ऑफ एनिलीन रिड्यूसेस इट्स एक्टिवेटिंग इफेक्ट। याद रखना एनिलीन में क्या होता है, नाइट्रोजन पे ज्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो बेंजीन रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन भेजता है, एज ए रिजल्ट इजिली इलेक्ट्रोफाइल उस पर अटैक कर सकता है, उसे बोलते हैं हम एक्टिवेटिंग इफेक्ट। एसिटाइलेशन से वो इफेक्ट हम रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, ड्यू टू रेजोनेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन ऑफ एसिड एनालीड। तो जब आप एसिटाइलेशन एनिलीन की करते हो तो आपका बनता है एसिड एनालीड। ठीक है, इसमें क्या होता है,
जो नाइट्रोजन है इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस करते हैं CO के साथ, ठीक है। सो एसिड एनालीन में डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टुवर्ड द कार्बोनाइल ग्रुप। एज ए रिजल्ट क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लेस अवेलेबल होते हैं टू डोनेशन टू द बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग की तरफ क्या होते हैं, कम इलेक्ट्रॉन जाते हैं, क्योंकि ये इसके साथ क्या कर रहा होता है, रेजोनेंस कर रहा होता है। और जब कम इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग की तरफ जाते हैं तो इसका एक्टिवेटिंग इफेक्ट और जो नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 है, गिव रीजन ऑल्दो NH2 इज ए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। जो NH2 ग्रुप है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इंक्रीज करता है। येट एनिलीन और नाइट्रेशन, जब आप नाइट्रेशन करते हो तो आपको मिलता है मेटा नाइट्रो एनिलीन इन सिग्निफिकेंट अमाउंट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो नाइट्रेशन होती है, ठीक है, नाइट्रेशन पे क्या होता है, हमारा एसिडिक मीडियम H+ होता है। तो एनिलीन क्या कर सकता है, H+ एक्सेप्ट कर सकता है। जब वो H+ एक्सेप्ट कर लेता है तो वो बनाता है एनिलीनियम आयन, मतलब NH3+। और ये जो एनिलीनियम आयन है, बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो जाता है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ये मेटा डायरेक्टिंग बन जाता है। मेटा डायरेक्टिंग बनने की वजह से जो NO2 है वो मेटा पोजीशन पे अटैच होगा और हमारा बन जाएगा मेटा नाइट्रो एनिलीन। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की। हमें दिया हुआ CH3 ट्वाइस NH, सेकेंडरी अमाइन दिया हुआ, इट इज मोर बेसिक देन द टर्शरी अमाइन इन एक्वस सोल्यूशन। याद रखना, सेकेंडरी अमाइन टर्शरी अमाइन से ज्यादा बेसिक इसलिए होता है बिकॉज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट, टर्शरी में ज्यादा होता है, सेकेंडरी में कम होता है देन प्राइमरी में। सॉल्वेशन इफेक्ट प्राइमरी में ज्यादा होता है देन सेकेंडरी देन टर्शरी। स्टेरिक हिंड्रेंस प्राइमरी, इसकी वजह से प्राइमरी ज्यादा बेसिक होता है, सेकेंडरी देन टर्शरी। अगर आप ये सारे ओवरऑल इफेक्ट देखोगे तो सेकेंडरी अमाइन टर्शरी अमाइन से ज्यादा बेसिक होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। जो प्राइमरी अमाइंस है दे हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन द टर्शरी अमाइन। प्राइमरी अमाइंस क्या होते हैं, जैसे RNH2, इसमें 2 हाइड्रोजन एटम अटैच होते हैं नाइट्रोजन के साथ और वो ना अंडरगो करता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो 2 मॉलिक्यूल क्या कर सकते हैं, आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। Whereas no such hydrogen bonding is present in tertiary amine. Tertiary amine होता है R3N, इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं होता, सो एज ए रिजल्ट ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करता। तो प्राइमरी अमाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, सो एज ए रिजल्ट उसका बॉन्डिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू टर्शरी अमाइन। क्वेश्चन नंबर 13 है, राइट रीजन फॉर द फॉलोइंग। अमाइन बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जिसमें या तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या तो नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है। अब जो अमाइंस है दे बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। इनके नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है और वो पॉजिटिव सेंटर पे अटैक कर सकता है, सो दैट्स व्हाई दे बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल। क्वेश्चन नंबर 14 है, गिव रीजन। एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट आर मोर स्टेबल देन द एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट। अगर डाइजोनियम सॉल्ट की बात करें, दे कैरी ए नाइट्रोजन एटम विद पॉजिटिव चार्ज। एक नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। दिस पॉजिटिव चार्ज इज वेल डिस्पर्स्ड इन द एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट थ्रू रेजोनेंस। अब इसके साथ बेंजीन रिंग होता है, तो रेजोनेंस से ये क्या हो जाता है, डिस्पर्स हो जाता है। जो चार्ज है वो क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेंगे, यहाँ मूव करेंगे, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव, ये यहाँ पे मूव होंगे, वापस ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो डाइजोनियम सॉल्ट में क्या होता है, रेजोनेंस होती है, तो चार्ज डीलोकलाइज हो जाता है। Such a charge delocalization is not possible in aliphatic diazonium salt। तो एरोमेटिक में तो ये हो गया, बट जब एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट है, मतलब यहाँ पे अल्काइल ग्रुप अटैच है, तो उसमें रेजोनेंस नहीं हो पाएगा एंड हेंस दे आर लेस स्टेबल। तो एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट लेस स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट्स। क्वेश्चन नंबर 15 है, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। ऑन रिएक्शन विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, जो प्राइमरी अमाइन है, दैट यील्ड प्रोडक्ट सॉल्युबल इन अल्कली। तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ जो प्राइमरी अमाइन है वो जो प्रोडक्ट बनाता है वो सॉल्युबल होता है अल्कली में। वेरा जो सेकेंडरी अमाइन है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ जो प्रोडक्ट बनाता है वो अल्कली में सॉल्युबल नहीं है, वो इनसॉल्युबल है। सबसे पहले प्राइमरी अमाइन की बात करेंगे। व्हेन इट रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, तो प्राइमरी अमाइन है RNH2 बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेंगे। यहाँ से एक HCl रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे ये नाइट्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। हमारा कंपाउंड बनेगा L एल्काइल बेंजीन सल्फोन अमाइड। ये जो कंपाउंड है ना, ये एल्कली में सॉल्युबल होगा। इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे जो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है ये एसिडिक है। ये जो SO2 ग्रुप है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये एसिडिक हाइड्रोजन होने की वजह से ये अल्कली में सॉल्युबल होगा। नेक्स्ट, अगर हम सेकेंडरी अमाइन को रिएक्ट करते हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ,
ठीक है। सेकेंडरी अमाइन है R2NH, इसमें हमारा NN डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोन अमाइड बनेगा। अब इसमें याद रखना ये इनसॉल्युबल है अल्कली में, क्योंकि इसके नाइट्रोजन के साथ कोई एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। सो दैट्स वाई बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन ये सॉल्युबल नहीं होता ये प्रोडक्ट। आई होप आपको ऑर्गेनिक के रीजनिंग क्वेश्चन समझ आए हो। सिमिलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिक के बाकी वीडियोस भी मैंने बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा सब वीडियोस का। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।